एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यहाँ पे अब बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अभी आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, कभी पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में टोटल लिख देते हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में टोटल लिख देते हैं। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो जो हमारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी लेके जाती है, वो एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो उसको मैं लिखूंगा म्यू। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर मैं म्यू बी की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी डेंसिटी आती है उसकी वैल्यू आती है हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक, और ये सभी वैल्यू हैं किसी भी इंस्टेंट पे, ये है एट एनी इंस्टेंट। तो जब भी मैंने इंस्टेंट लिख दिया है ना, यानी ये टाइम का फंक्शन है, ये भी टाइम का फंक्शन है। ऑल राइट, अच्छा मुझे इसका एवरेज लेना है। अगर मैं इसका एवरेज लूँ तो इसमें बताओ, हाफ तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी वहाँ पे कांस्टेंट है, ये एक वेरिंग फंक्शन है और इसका मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। और कभी भी हम स्क्वायर वाली चीज़ों का एवरेज लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू फिर से क्या आता है, आरएमएस की टर्म्स में ही वैल्यू आती है। बस यहाँ पे हमने अंडर रूट फिर से नहीं किया हुआ है क्योंकि दोबारा हमने उसको स्क्वायर कर दिया था। तो अगर मुझे एवरेज बात करनी है, अभी तक ये था किसी भी इंस्टेंट पे ई की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगी, है ना, बी की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगी। एवरेज की बात करूँ तो देखो मैं इस तरीके से एवरेज लगा दूंगा, म्यू ई। ये क्या चीज़ हो गई, इसको पढ़ना सीखो पहले। तो ये है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी भी एवरेज वैल्यू, टाइम्ड एवरेज वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमें ई की वैल्यू एवरेज वाली डालनी पड़ेगी और वो हो जाएगी आरएमएस वाली वैल्यू। तो ये आ जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। सिमिलरली सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड की भी एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, म्यू आई है सॉरी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। अब ये एवरेज वैल्यूज हैं, दीज आर एवरेज वैल्यूज। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये एवरेज वैल्यू है आरएमएस की टर्म्स में लिखी हुई। अगर मैं पूछूं कि भाई मेरे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी टर्म्स में लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हम जानते हैं कि बी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट अपॉन रूट 2। सिमिलरली ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट अपॉन रूट 2। तो मैं इसी को सेम चीज़ को पीक वैल्यूज की टर्म्स में लिख दूंगा। इसी की वैल्यू आ जाती है, देखो ये आ जाता है आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो वो ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और ये हमारा बन जाता है बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, 4 म्यू नॉट। यहाँ पर अब ये जो वैल्यू है ये हमारी पीक वैल्यू है, ये भी जो है हमारी पीक वैल्यू है, या फिर इसको आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। तो सवाल कई बार इस तरीके से दिए जाते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड दे दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखी हुई है, तो वहाँ से आपको पीक वैल्यू मिलेगी, या फिर आप इतने समझदार हो तो वहाँ से ही आप आरएमएस ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके आप ये वाला भी लगा सकते हो। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख के भी आपका काम चल जाएगा, वो कन्वर्जन करना भूलना मत बस। ठीक, आगे चलते हैं। हमें पता है एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन ई एंड बी। इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो इसके बराबर होगी। तो आपको इसी तरीके से लिख लो, ये म्यू ई की एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू बी की एवरेज वैल्यू। तो अब ये सब चीज़ें उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे पास काम की चीज़ क्या आएगी, देखो ये क्या थी, एनर्जी डेंसिटी एवरेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ई लिखा हुआ था, बी लिखा हुआ था, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूँ तो उसका मतलब वो टोटल हो जाएगी ना। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया म्यू, है ना, ना यहाँ पर ई लिखा है ना बी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज टोटल। टोटल का भी मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों को जोड़ते हैं तो जो चीज़ मिलती है वो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई बता सकता है? इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली दिस प्लस दिस, है ना, दोनों को ऐड किया है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं
तो मैं या तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँ या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँ, तो दोनों ही मेरे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। या तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे आप इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू ई का एवरेज प्लस म्यू बी का एवरेज, या फिर मैं इसी को लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना, इसको मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर RMS वैल्यू। और इसी को मैं लिख सकता था, इसको भी तो दुगना करके लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी BRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्योंकि ये जो हाफ था हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए, तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। कई बार सवाल में अगेन RMS की टर्म्स में नहीं पूछा है, आपको मैक्सिमम वैल्यू की टर्म में बात करनी है, तो इसी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी पीक वैल्यू लेकर के हमने कैलकुलेशन करी है, दिस इज ऑल्सो पीक। तब देखो यहाँ पे इतनी सारी कंफ्यूजिंग सी टर्म्स आ गई हैं, इसीलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उसमें लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। कब पीक वैल्यू यूज़ करनी है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा कि नहीं आएगा, RMS वैल्यू यूज़ करेंगे तो नहीं आएगा, टोटल जब होता है तब उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं आता। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो RMS वाले में भी डिनोमिनेटर में हाफ लग जाता है। इस तरीके की चीज़ों के कारण गलती होने का स्कोप होता है, आप लोग ये गलतियाँ ना करें, इसलिए ध्यान से स्लाइड को देख लेना। हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी जो आती है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 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 चारों तरीके से लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस तरीके से याद रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आंसर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की कुछ इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ से मैं पहली बात तो मुझे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल चुकी है, तो एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूले हमको लगाना है। द एनर्जी कंटेंट इन ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V इज इतना, द वैल्यू ऑफ V इज इतने सेंटीमीटर क्यूब। हमें कुछ यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, अब आपको यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसी से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और गड़बड़ ना करो, इसलिए मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या है सॉल्व करने की। लेकिन फिर भी पिछले स्लाइड पे जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वीडियो को पॉज करो, उनकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 500 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपके फॉर्मूले फिर से क्लैरिफाई करवा देता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एनर्जी डेंसिटी एवरेज पता करना है तो उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ये वैल्यू होती है RMS। अब देखो यहीं से मैं सारे के सारे कन्वर्ट करता जाऊँगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैं RMS को पीक में कन्वर्ट कर दिया। और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मुझे पीक वैल्यू दी हुई है तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ, यही फॉर्मूले का। लेकिन मैं अभी सारे फॉर्मूले आपको बना के दिखाता हूँ। इसी को लिखने का और एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? वो होता है बी स्क्वायर। बी क्या होगा? RMS डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। और उसी को अगर मैं पीक वैल्यूज़ की टर्म में लिख दूँ तो वही आ जाता है हमारे पास बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आ गए मेरे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी की। अगर मुझसे सवाल पूछा जाता इस तरीके से कि सिर्फ आप एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो क्या होती? वो इसी का हाफ हो जाती है ना। तो उसको मैं क्या लिखता? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई RMS का स्क्वायर। या फिर मुझसे पीक एम्पलीट्यूड, यहाँ पर क्या एम्पलीट्यूड दिया हो, उसकी टर्म्स में अगर पूछा जाता तो मैं उसी को क्या लिख देता? उसको मैं लिख देता 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। देखो फटाक से मैं सारी के सारे फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मुझसे पूछा था म्यू बी एवरेज, उसकी वैल्यू कितनी आती? हाफ इंटू इसमें तो आता है हमारे पास BRMS का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और अगर मेरे को पीक वैल्यूज़ की टर्म में इसको लिखना होता तो मैं इसको क्या लिख देता? बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 म्यू नॉट। ये सारे हमारे फॉर्मूले से कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो सकता है, ये वाला यहाँ पे हमें यूज़ करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास एनर्जी कंटेंट इन अ वॉल्यूम V, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कौन सी यूज़ करोगे भाई? टोटल एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बोला नहीं है।
तो टोटल एनर्जी और एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो एवरेज हमारे पास ये वाला है, तो इन दोनों में से कोई सा भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे वैल्यू सीधे सीधे ये दी हुई है। हमसे क्या पूछा है, हमें एक्चुअली वी की वैल्यू पता करनी है। तो वी की जो वैल्यू आ जाती है, वी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई म्यू आ जाता है। वी की वैल्यू आ जाती है, यू की वैल्यू कितनी है, टोटल एनर्जी कंटेंट की वैल्यू दी हुई है हमें 5.5। दिस इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कौन सी यूज़ कर लूँगा मैं, ये वाली। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.8 इंटू 10⁻⁻12। ई स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर है ना, 50 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, हाँ 2500, और साथ में हमारे पास हाफ भी है तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाने वाला है मेरे पास। देखो ये 10⁻⁻2 से ये इस तरीके से कट जाएंगे। 5.5 से 8 हमारे पास किस तरीके से कट जाता है, यह जाता है 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 से आप इसको काटोगे यह जाएगा 500, यहाँ पर इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू 1/4 इंटू 500 यानी कि 2000 मीटर क्यूब। क्या हमसे आंसर मीटर क्यूब में पूछा है, नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 10⁻6/2000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी की वैल्यू आ जाती है फिर मेरे पास 1000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 500 cc एंड 500 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतने आसान सवाल होते हैं, लेकिन आप शायद यहीं ना फंस जाओ, इसलिए ये भी हम अब ठीक से देख चुके हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी होती है I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, किसी भी जगह पे किसी भी एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है उसको एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा और टाइम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली ये हमारे पास हो जाती है पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि आप एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर लिख सकते हैं ना, जिस तरीके से पावर। ओके, हमारे पास जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तभी तो एनर्जी डेंसिटी बनी। अब देखो मैं यहाँ पर एनर्जी डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम को लिख दूंगा एरिया इंटू लेंथ एल। एरिया क्या, वो एरिया, और लेंथ अगर हमारी वेव इस तरफ जा रही है तो जो लेंथ उसने कवर करी है किसी भी टाइम टी में वो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। अब देखो यहाँ पे u बाई ए को आप क्या लिख सकते हो, u बाई ए को मैं लिख सकता हूँ I इंटू टी। इसको मैं लिख दूंगा I इंटू टी, दिस विल बिकम I डॉट टी अपॉन एल। यहाँ से देखो इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू म्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, है ना, ये एल इधर चलाएगा टी, और एल बाई टी क्या हो जाएगा, उस टाइम में वेव ने कितनी लेंथ ट्रैवल करी, ये एक्चुअली उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो इसको मैं लिख दूंगा म्यू इंटू सी, और ये हमारे काम की चीज़ आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देखो एल बाई टी ही रहने दो, मैं लिख दूंगा आई इज इक्वल टू म्यू सी। इस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आपको म्यू लिखना आना चाहिए, किस तरीके से लिखते हैं ये हम डिटेल में अभी देख चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। फिर भी इनमें से एक पर्टिकुलर केस में लेता हूँ जहाँ पर इंटेंसिटी को मैं लिख दूंगा। देखो म्यू की जो वैल्यू है, म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू को मैं लिख दूंगा बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, है ना। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट को मैं लिख दूंगा ई अपॉन बी। अब यहाँ पर दोनों आर एम एस वैल्यू में ले सकता हूँ, ये भी आर एम एस वैल्यू में ले सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे एक बी से एक बी इस तरीके से कट जाएगा, और पहले तो इसको यहाँ पे रख दूँ मैं, इससे आपको याद रहेगा ये हुआ था हमारे पास। इससे हमारे पास आई का एक और फॉर्मूला आ जाता है, आई इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई बी अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पे दोनों आर एम एस वैल्यूज हुई हैं। अगर आप पीक वैल्यूज़ का यूज़ करते हो तो यहाँ पर अगर पीक वैल्यू यूज़ कर लोगे तो वो आ जाएगा ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट। ये है हमारी पीक वैल्यूज़, ये है हमारी आर एम एस वैल्यूज़। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस भी सवाल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमको आ गया देखना। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं तो मैं इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से पता कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंटेंसिटी का वेक्टर होता है, और एक साइंटिस्ट है पॉइंटिंग, उनने इसके बारे में बताया था।
तो इसी को हम जो लिखने का तरीका होता है, देखो यही जो है इसको हम लिखते हैं, इंटेंसिटी का एक वेक्टर होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, POYNTING वेक्टर, और उसको वेक्टर S से डिफाइन किया जाता है। उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1/μ0 E क्रॉस B, है ना। यहीं से हमने ये चीज़ लिख दी, एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया, नॉट लगाता तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है इस तरीके से, राइट। ये एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज एट एनी इंस्टेंट। तो इस पे बेस्ड थ्योरेटिकल सवाल ही आ सकता है, वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो इस पे बेस्ड आते नहीं हैं। ये फॉर्मूले हमारे काम के हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी था, ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। The intensity of the light from a bulb incident on the surface is 0.22 watt per square meter. The amplitude of the magnetic field in this light wave is, तो हमसे amplitude of magnetic field पूछा है और हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन दिया है, तो इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। देखो पहले तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को लिंक करता हो। तो पहली चीज़ तो हमारे पास इंटेंसिटी अभी हम देख चुके थे, उसकी वैल्यू कितनी आती है, BE/μ0। अगर हम पीक वैल्यूज़ की टर्म में बात करें, ये हमारी क्या थी, RMS वैल्यूज़। अगर एम्पलीट्यूड की टर्म में बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास B0E0/2μ0। ठीक, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ हमारे काम के फॉर्मूले में। देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, E/B की वैल्यू होती है C के बराबर, है ना। तो E को मैं लिख सकता हूँ CB, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा I = अब यहाँ पर मैं दोनों में पीक वैल्यू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, E0 B0 इस तरीके से, RMS वैल्यू कुछ भी कर सकता हूँ, रेशियो हमारे पास हमेशा सेम रहता है। तो देखो यहीं से I की जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है B0 का स्क्वायर C/2μ0। I की वैल्यू क्या आ जाती है, B0 का स्क्वायर C/2μ0। ठीक, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी फॉर्मूले तक पहुँचने का दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो हमने देखा था I की जो वैल्यू होती है वो आती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम पीक टर्म्स में बात करें या RMS की टर्म्स में बात करें, देखो हमने RMS की टर्म में अगर बात करना है तो वैल्यू होती है B²/μ0, है ना। ये होती है हमारी RMS वैल्यू टाइम्स C, हमने ये चीज़ देखी थी। और अगर मैं इसको लिख दूं पीक वैल्यूज़ में तो यही हमारा बन जाता है B0² टाइम्स C। ये हमने क्या लिखा, एनर्जी डेंसिटी के जो 50 तरीके के फॉर्मूले देखे थे उनमें से एक हमने यहाँ लिख दिया। अगेन देखो हमारे पास फॉर्मूला सेम आ रहा है। अब खैर फॉर्मूला आ चुका है तो इसका यूज़ करते आपको इसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये वैल्यू हमारी पीक वैल्यू थी, ये भी हमारी पीक वैल्यू यहाँ पर आएगी। खैर हमें B0² की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से मेरे पास B0 की जो वैल्यू आ जाने वाली है वो आ जाएगी 2μ0I / C का √। अब इसकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। B0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2 × μ0 की वैल्यू कितनी है, क्या हमें दी हुई है μ0 की वैल्यू, μ0 की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई है। ऑलराइट, हमारे पास C की वैल्यू होती है 1/√μ0ε0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ μ0 = 1/c²ε0, है ना। तो μ0 की वैल्यू आ चुकी है, मेरे को μ0 की वैल्यू लिखनी थी, वो आ जाती है 1/c²ε0, दिया जाएगा 1/c² × 2 हो गया, μ0 हो गया, I भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो I की वैल्यू कितनी है 0.22 डिवाइडेड बाय, हमें डिवाइड करना पड़ेगा C से एक और, तो यहाँ पे एक और C आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देखोगे सीधे सीधे हमारा एक C को तो मैं बाहर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/c, √ में मेरे पास वैल्यू बचती है 0.44 डिवाइडेड बाय C × ε0 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 8.85 × 10⁻⁻12 × 3 × 10⁸ तो यहाँ पर देखो एक है मेरे पास 8.85 और ये 0.44 है, तो इसको मैं 0.88 ही मान लूँ, तो यहाँ से ये कट जाता है मेरे पास 20 टाइम्स, है ना।
इसको अप्रॉक्सीमेशन करना स्टार्ट कर दिया, दिस इज 20 टाइम्स, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/c इंटू अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻12, और ये 8 है तो -4 बचेगा, ऊपर चला के 4 जाएगा, 10⁻4, 10⁻4, तो 100 100 100 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है मेरे पास 20 इंटू 3, एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो इस तरीके से कट जाता है, और यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा 10 डिवाइडेड बाय c अंडर रूट ऑफ 10/6। ओके, इसको अब मुझे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो 10⁻⁻8 मुझे हर एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखो c की जो वैल्यू है वो होती है 3 इंटू 10⁻8, तो वो 10⁻8 एज इट इज़ मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये बन जाता है 10/3, तो उसको अंदर ले लेंगे, ये आ जाता है हमारे पास अंडर 1000 डिवाइडेड बाय 3, अंदर जा करके 9 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 6 होता है 54, है ना, दिस इंटू 10⁻8 टेस्ला, ऐसा मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब मुझे चेक करना है ये वाली वैल्यू इनमें से किस वैल्यू के करीब है, तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ देखो इसको लिख दूंगा 1000 डिवाइडेड बाय अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको 50 मान लूँ तो ये मेरे पास कट जाता है 100 डिवाइडेड बाय 5, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 10⁻8 टेस्ला, और 20 बेसिकली 4 को स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आता है 16, तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, है 4 पॉइंट समथिंग, मेरे को 4.2 ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं इसको सी मार्क कर दूंगा, आंसर आता है हमारे पास 4.2 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻8 टेस्ला। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेन चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन तो खैर ठीक है आती है, मेन चीज़ थी कि हम किस तरीके से फॉर्मूलाज को मैनिपुलेट करके हमारे काम के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जाओ आंसर सेम ही आएगा। A red LED emits light at 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of the electric field of the light at a distance of 1 meter from the diode is. तब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपको क्या समझना है कि मान लो हमारे पास यहाँ पर वो लाइट थी, तो उससे जो भी इस तरीके से एनर्जी निकली है वो इस तरीके से हर एक दिशा में जा रही है, तो इसकी कुछ पावर होगी यहाँ पर, पावर पर यूनिट एरिया हमारी इंटेंसिटी होती है, तो यहाँ से हमें जाना है कितना 1 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर आपको एक इस तरीके से एक 3 डायमेंशनल स्फीयर बना सकते हो, है ना, ये पूरी की पूरी पावर आपको मान के चलना उस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है पावर की वैल्यू तो भाई मुझे दी है 0.1 वाट डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई इंटू r², तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। इंटेंसिटी अब मुझे पता चल गया तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बता सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताना यानी कि पीक वैल्यू की बात हो रही है, तो E0 वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया देखो, हमारे पास इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू सी। यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो कौन सी वाली यूज़ करूँगा, मुझे काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड वाला जो फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू E0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स सी यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, और इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है कुछ, तो मुझे जो E0 का स्क्वायर, मान लो E0 की वैल्यू जो पता करनी है उसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, ये तो इतना हो गया, और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट और सी भी आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के वाली टर्म में लिख दूंगा, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास 2 इंटू 0.1 था, वो हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 10⁻8। यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके से कट जाता है, 3 से हमारे पास ये भी कट जाएगा 3 टाइम्स, और अब हमारे पास बच जाता है 3 इंटू 0.2 इंटू 10 यानी 3 इंटू 2 विच विल बी 6, है ना। ये किसकी वैल्यू आई है, 6, आंसर नहीं है हमारे पास 6, ये भी तो E0 का स्क्वायर आ रहा है, मुझे E की वैल्यू पता करनी है, E0 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 6 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, वो 2.45 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है।
दिस इज 2.45. The electric field intensity produced by the radiation coming from a 100 watt bulb at the distance of 3 meter is A. अभी बताओ ये RMS वैल्यू पीक वैल्यू क्या ही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और यहाँ पे एवरेज बात ही हो रही होगी, और एवरेज बात होती है तो हम हमेशा ऐसे साइनोसॉइडल फंक्शन में RMS की बात करते हैं, तो ये मुझे देख के पता चलता है एक RMS वाली वैल्यू आने वाली है. ठीक है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 60 वॉट एट द सेम डिस्टेंसेज इतने टाइम सी वे द वैल्यू ऑफ एक्सेस. तो यहाँ पर RMS और उसके झंझट में ही नहीं पड़े. जो भी वैल्यू यूज़ करोगे, पीक वैल्यू यूज़ करोगे तो पीक आ जाएगा, RMS यूज़ करोगे तो RMS है, तो वो तो आपस में कैंसिल आउट होना ही है. हमें क्या देखना है कि हमारे पास इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया. तो अब हमारे पास एरिया, कौन सा एरिया होता है? यहाँ से अगर वो निकली है तो किस एरिया में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है. बेसिकली अगर मैं डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा हूँ तो ये वाला फैक्टर तो सेम रहने वाला है. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पावर आ जाता है ना. तो मेरे को एक चीज़ पता चलती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पावर. लेकिन इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है वो पता चल गया तो आंसर तुरंत आ जाएगा. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू 3. कैसे आया? देखो, इंटेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स सी. इंटेंसिटी को ही मैं लिख दूंगा पावर पर यूनिट एरिया. अब यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर आ रहा है. तो यहाँ से मुझे ई की वैल्यू पता तो चल जाती है. ई इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पी. तो मेरे पास E2 बाय E1 की जो वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ P2 बाई P1. पावर सेकेंड टाइम में कितनी दी है? 60. ओरिजिनली कितनी थी? 100. तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है? आ जाता है E2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स E, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाता है. इतना सिंपल सा आसान सा ये सवाल था. ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक्चुअली छोटा सा पार्ट है बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कलरफुल तरीके से कवर कर लिया है. बहुत सारे पीवाईक्यू की और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखा है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सारे के सारे वीडियोस देखना, और साथ में आप नोट्स की कलरफुल PDF को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखो. और मेरे व्लॉग्स को भी देख ही लो यार, तो क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ. तो हम मिलेंगे अब कंप्लीट कोर्स में, या फिर आप मेरे व्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. जल्दी मिलते हैं.